2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल यू वेल, एवरीबॉडी इज़ फाइन। चलिए गाइज, तो पॉलिटी के रेफरेंस में जो सेशन हमने स्टार्ट किया उसका इस सेकंड क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। जितना पहले ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस ये था सर, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था का सांचा ढांचा निर्धारित होता है और यह राज्य के प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का निर्माण करता है और इसी कानून के तहत हमारे देश की जो जनता है वो शासित होती है। तो ये देखा था किसके रेफरेंस में? संविधान के रेफरेंस में। फिर हमने ये बात कही थी कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन संविधान में हैं, जब इस संविधान के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को हम जनता पर लागू कर देते हैं तब गाइस यही संविधान कहलाता है हमारा पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात की थी व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ स्टेट एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इट, कि जो राज्य है उसका संगठन या निर्माण किस तरह से होता है। तो उसके लिए 4 चीज़ें को होना मस्ट है। एक, आपके पास में डेफिनेट एरिया होना चाहिए, निश्चित भूभाग। हम राज्य किसे कहेंगे सर? जिसका एक निश्चित भूभाग होगा और उस निश्चित भूभाग में निवास करने के लिए क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए और उस जनसंख्या पे राज करने के लिए क्या होना चाहिए? एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और वो जो गवर्नमेंट हो कैसी होनी चाहिए? सोवर्निटी गवर्नमेंट। एक ऐसी सरकार, कैसी? संप्रभु सरकार, संप्रभुता सरकार। संप्रभु लफ्ज क्या है सर? संप्रभुता का मतलब ये है कि डिसीजन ऑफ मतलब फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग। संप्रभुता का मतलब ये था गाइस, एक ऐसी सरकार जो अपने देश के आंतरिक मामलों में और अपने देश के बाह्य मामलों में डिसीजन लेने में पूर्ण रूप से कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। जैसे प्रश्न मेरा ये है, क्या भारत एक संप्रभु राष्ट्र है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि भारत सरकार अपने देश के आंतरिक मामलों में भी और अपने देश के बाह्य मामलों में भी डिसीजन लेने में कैसा है? फ्रीडम है। फिर हमने देखा था गाइस गवर्नमेंट के बारे में कि सरकार किसे कहते हैं? एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो मानव के विकास एवं कल्याण के लिए कार्य करता हो। फिर हमने देखा था संरचना। तो सरकार का निर्माण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनको ही कहा जाता है गवर्नमेंट। और सरकार का 4 पिलर था गाइस, मीडिया, पत्रकारिता, जो चौथा और अस्थायी स्तंभ है। ठीक, विधायिका काम होता है कानून को बनाना, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का फंक्शन ये था कि जो कानून विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव ने बनाया है उसी विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। अगर हम बात करेंगे न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका काम था गाइस कानून की रक्षा करना। राइट, ये हमने देखा था किसमें? गवर्नमेंट के रेफरेंस में। फिर सरकार हम बात की गाइस कि सरकार 2 तरह की होती है, एक ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट और एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। ऑटोक्रेसी राजतंत्र सरकार, डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक सरकार। अब बात कर रहा हूं मैं ऑटोक्रेसी, ऐसी सरकार जहां पर राजा का शासन हो, रूल ऑफ किंग, जहां पे राजा का शासन होता है। और जिन देशों में राजतंत्र है वहां पर क्या होता है? समस्त शक्तियां किसके पास में होती हैं? राजा, यानी कि ऑल पावर वेस्टेड इन किंग। तो सभी तरह की पावर्स राजा के पास में थी। प्लस एक चीज आपने ये देखा था कि इन देशों की जो जनता है हम उसको प्रजा कहते हैं और उस प्रजा को फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार नहीं दिए जाते, जबकि उस जनता को कुछ ड्यूटीज, कर्तव्य निभाने पड़ते हैं राजा के प्रति। तो अब हमने क्या था यूपीएससी के रेफरेंस में ये सीखा था कि क्या खामियां हैं कंपैरेटिव टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जिन देशों में लोकतंत्र है उनके कंपैरिजन में राजतंत्र सरकार में क्या खामियां हैं। तो पहली खामी तो आपने यही नोट करके लिखी होगी कि सर इन देशों की जनता को, आवाम को मूल अधिकारों से या उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, जिससे क्या होता है? शोषण होने की, एक्सप्लॉयटेशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। राइट, फिर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसको? तो डेमोक्रेसी का मतलब था रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन। यानी कि ये भी 2 तरह का था, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो भारत कैसा है सर? भारत एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रदेश है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट में यह होता है कि जनता क्या करती है? अपने ही बीच में से एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी,
अपना प्रतिनिधि, और वही प्रतिनिधि क्या करेगा गाइस, वो बनाएगा गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट मिलकर क्या करेगी, जनता पे शासन करेगी। और यही रूल्स फॉलो होता है इंडिया में। और यदि अगर आप बात करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपने ये सीखा था फर्स्ट क्लास में कि सर डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कि जो पीपल है, जो जनता है, वो स्वयं शासन करे, जैसे स्विट्जरलैंड में। लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये पॉसिबल नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं द गवर्नेंस सिस्टम, शासन प्रणाली, कि किस तरह की, व्हाट इज द देखिए व्हाट इज द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक पार्टीज। तो आज किस टॉपिक पे बात करें गाइस, हम गवर्नेंस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। गवर्नेंस सिस्टम, शासन प्रणाली। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है गाइस, वर्गीकरण। चलिए इसको देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके रेफरेंस में, सर देखिए गवर्नेंस सिस्टम, शासन प्रणाली क्या है। देखिए बच्चे, हम ये देखने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरह से शासन चलाया जाता है या किस तरह की शासन प्रणाली हो सकती है। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह की आपकी गवर्नेंस सिस्टम होते हैं। तो दो तरह के गवर्नेंस सिस्टम पे आज हम बात करेंगे। एक है प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम, यानी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। चलिए गाइस, तो पहला पॉइंट आपने सीखा कि सर एक हमारे पास में शासन प्रणाली कौन सी, प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम, और एक आपके पास में है पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम। अगर कोई स्टूडेंट्स मेरी क्लास में ये चीज़ें देख रहा हो कि सर आर्टिकल्स कब पढ़ाएंगे, नागरिकता का पार्ट कब आएगा, फंडामेंटल्स मूल अधिकार कब आएंगे, या अधिनियम जो पढ़ाए जाते हैं वो कब आएंगे, अभी वो आगे आएंगे। ऐसा नहीं कि कभी मैं बहुत आगे या एडवांस वर्जन पढ़ा रहा हूँ, ये फाउंडेशन सीखना है अभी हम, कि संविधान को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए ये सीखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें लैंग्वेज ही नहीं आएगी तब हम संविधान को नहीं सीख सकते अच्छे से, ठीक है। इसीलिए चलिए हम बात करें किसपे, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। चलिए अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं बच्चे पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम पे और आपका प्रेसिडेंशियल पे और पार्लियामेंट पे। चलिए पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम। अगर एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से देखा जाए कि सर यहां से एग्जाम में कौन सा प्रश्न ये कैसे आता है, तो एक क्वेश्चन तो आपसे यही मालूम किया जाता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जनक किसको माना जाता है, किस कंट्री को माना जाता है। तो आपको पता होगा इसके बारे में, अमेरिका, यानी कि अमेरिका इज द फादर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम। ये वाला जो शासन प्रणाली है सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां पर हुई, अमेरिका में। तो ये भी आता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहां पर फॉलो होती है, तो अमेरिका के अंदर जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की शासन प्रणाली है, सर वो प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक। उसके अलावा भी और कंट्री हैं, जैसे ये कहां कहां पे फॉलो होता है, रसिया में होता है, ठीक। उसके बाद में श्रीलंका में भी फॉलो होता है, चलिए गई। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि सर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो गवर्नेंस सिस्टम है इन देशों में क्या होता है, यहां पे नया एक्चुअली ये है क्या। तो एक लाइन में लिख रहा हूं यहां पे, देखिए, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर,
शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित। किन देशों के अंदर या किस देश में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को अपनाया गया है, यह प्रश्न आया है। प्रश्न क्या था? किस देश में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो द कंट्री नेम इज अमेरिका है, रूस है और श्रीलंका है। चलिए, अब ये सब शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित कैसे? चलिए, उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं किसको, यूएसए को ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? शक्ति पृथक्करण वाली शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री। अब आपने ये भी सीखा कि गवर्नमेंट एक्चुअली किससे मिलकर बनती है? लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और एक है आपके पास में ज्यूडिशरी यानी कि न्यायपालिका। देखिए गाइज, ये कॉन्सेप्ट शायद कुछ बच्चों ने लाइफ में नहीं पढ़ा होगा, पहले कुछ ने पढ़ा होगा। कैसे समझेंगे इसको? आप ऐसे समझ लीजिए, सर अमेरिका के अंदर क्या होता है बच्चों कि वहां पर जो पावर है, जो गवर्नेंस सिस्टम है वहां का, ठीक है, वहां पर क्या होता है, पावर शक्ति कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। ये कैसे? ऐसा मान लीजिए अमेरिका की जो विधायिका है वो क्या है? कांग्रेस है। आपने सीनेट वगैरह का नाम सुना होगा, सीनेट यूनिट, वो सब ये समझ लीजिए। अमेरिका के अंदर जो कार्यपालिका का जो मतलब कार्यपालिका है जनरली, वो आप समझ लीजिए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ठीक। और न्यायपालिका आप समझते ही यानी कि कोर्ट, न्यायालय, कोर्ट तो समझते ही हैं। चलिए, मैं इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको यहां पे बताने वाला हूं कि आपसे कई दफा ये देखिए, ये यूपीएससी में, पीसीएस में, आपका नॉर्मल एग्जाम में भी किस तरह से यहां से प्रश्न पुटअप किए गए। एक आपने सीखा सर अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को फॉलो किया गया है, रसिया में फॉलो किया गया है, श्रीलंका में फॉलो किया गया है। और ये कैसी होती है सर? ये बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर पे आधारित होती है, यानी कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली है। इसमें क्या होता है गाइस, अब ये समझेंगे, इसमें पावर अलग अलग है, यानी कि लेजिस्लेटिव का काम अलग है। लेजिस्लेटिव किसी भी तरह से किस में इंटरफेयर नहीं करेगी? एग्जीक्यूटिव में, यानी कि इनका काम अलग और इसका काम अलग है। अमेरिका में काम को बांटा गया है, जो काम विधायिका को दे दिया गया तो विधायिका अपने काम को करेगी, कानून को बनाएगी, लागू भी करेगी। बात समझ में आ गई? इंडिया में क्या होता है, जैसे विधायिका कानून बनाती है और एग्जीक्यूटिव उसे लागू करता है, न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है, ठीक, लाइक दैट इज। दूसरी चीज इंडिया में क्या होता है गाइस कि अगर हमारे देश की हम बात करें, हमारे देश की जो विधायिका है, तो विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी होते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। पहली बात समझ में आ गई यहां से? तो यहां पर क्या हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यानी कि इनमें पावर बटी हुई है, सबके अपनी अलग अलग पावर है। अगर अमेरिका के अंदर अगर कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका मतलब प्रेसिडेंट, तो ऑल पावर किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां से और चीज, अभी किसके बारे में बात चल रही है? अभी इन्हीं के बारे में। अभी मैं पार्लियामेंट्री पे बात नहीं कर रहा हूं, अभी इसको और अच्छे से समझते हैं। ऐसा मान लीजिए, इस गवर्नेंस सिस्टम को हम कहते हैं फिक्स एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस सिस्टम। जीएस का मतलब गवर्नेंस सिस्टम, यानी कि निश्चित कार्यपालिका शासन प्रणाली। अगर आपने पहले संविधान पढ़ा है तो अब आपने एक चीज सीखी होगी गाइस कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, उसके पास में एक पावर दी गई है। भारत के राष्ट्रपति को एक पावर यह दी गई है
कि वह आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री से सलाह करके वो क्या काम कर सकता है, लोकसभा को समाप्त कर सकता है, भंग कर सकता है। मतलब इसका ऐसा समझ लीजिए, लोकसभा के चुनाव हुए, ठीक, उसके जितने भी एमपी वगैरह थे सब अपनी अपनी जगह से चुनकर गए। अब लोकसभा का निर्माण हुआ। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा के सदस्य सही तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तब राष्ट्रपति, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, तो वो 5 साल से पहले भी समाप्त कर सकता है, लेकिन अमेरिका में नहीं कर सकता। बात समझ में आई? क्योंकि अमेरिका की जो कार्यपालिका वो कैसी होती है, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव होती है, आप उसको समय से पहले समाप्त नहीं कर सकते। इसीलिए अमेरिका के अंदर जो आपकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसको निश्चित कार्यपालिका शासन प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डी जूरे हेड और डी फैक्टो हेड, ये दो लफ्ज लिखे हैं मैंने यहां पर, इनको मतलब समझ लीजिए। नामात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। चलिए देखिए, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स है कैसे समझेंगे, डी जूरे हेड एंड डी फैक्टो हेड। जैसे मैंने यहां से ये कहा कि नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान सब कौन होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होगा वो हेड, वही आपका नामात्र का प्रधान है और वही आपका वास्तविक प्रधान है। जबकि अगर हम इंडिया के रेफरेंस में जब सीखेंगे तो नामात्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। तो इंडिया में चीजें बदल जाती हैं। तो अमेरिका में क्या होता है, नाममात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों अमेरिका का राष्ट्रपति है। और ये ऐसा कहां है सर, ये ऐसा है प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम के अंदर। क्या बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट समझ लेंगे अभी। इन देशों में, जिन देशों में प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम को फॉलो किया गया है, वहां पे द्विदलीय व्यवस्था का प्रावधान है, यानी कि 2 पार्टीज होती हैं। कितनी पार्टीज हैं? 2 पार्टी। आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर 2 पार्टीज हैं, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन कौन सी पार्टी हैं? एक है रिपब्लिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जबकि हमारे देश में क्या है, बहुदलीय पार्टी को अपनाया गया है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, पता नहीं कौन कौन सी पार्टीज है, कुछ पार्टीज आपकी भी होंगी 2-4, आई नो। फिलहाल आपने यहां सीखा कि सर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जनक अमेरिका है, ठीक। इन देशों में भी इसको फॉलो किया गया है। ये किस पर आधारित होती है? देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर आधारित, यानी कि शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांत पर आधारित यह होती है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के अंदर जो लेजिस्लेटिव होगी, जो विधायिका, उसका काम अपना अलग होगा। और वहां की विधायिका कौन है? कांग्रेस है। और वहां का जो एग्जीक्यूटिव वो कौन है? प्रेसिडेंट है। तो उसका अपनी अलग पावर है, जुडिशरी की अपनी अलग पावर है। या ये कह सकते हैं सर, इन देशों के अंदर क्या होता है कि ये फिक्स एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस सिस्टम है, निश्चित कार्यपालिका है, यानी कि जितने समय के लिए बनाई गई है आप उसको समय से पहले भंग नहीं कर सकते। डी जूरे हेड और डी फैक्टो हेड दोनों अमेरिका में कौन होता है? अमेरिका का राष्ट्रपति। और कैसी सिस्टम को फॉलो किया? द्विदलीय व्यवस्था को फॉलो किया गया है। क्या यहां तक पहुंचे हम सब लोग? आगे बात करते हैं। चलिए एक पॉइंट और लिख लेंगे इसी में हम। वो पॉइंट क्या है वो जान लीजिए बच्चे। वो पॉइंट ये है अनरिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस सिस्टम, यानी कि अनुत्तरदायी, हिंदी में अनु उत्तरदायी शासन प्रणाली। शासन प्रणाली सर समझ में नहीं आया।
बच्चे एक बात समझेंगे, एक्चुअली होता क्या है इंडिया के अंदर, जैसे हमारा प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति क्या होगा, वो अब मुख्य में देखिए राष्ट्रपति क्या होता है इंडिया में, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, मतलब भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो जो मंत्रियों का हम समूह बनाते हैं सेंटर में, जिनको हम कहते हैं मंत्री परिषद, तो भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं उनके प्रति उत्तरदायी होता है। और जो मंत्री बनाए गए हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य हैं, जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं, वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उत्तरदायी होते हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ेगा किसे, मंत्रियों को। मंत्रियों को जवाब किसको देना पड़ता है, वो देना पड़ेगा लोकसभा के सदस्यों को। लोकसभा के जो सदस्य होंगे नॉमिनेटेड को हटा के, तो वो किसको जवाब देंगे, भारत की जनता को। यानी कि उत्तरदायी हैं, जवाबदेही हैं वो लोग, राइट। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसीलिए अमेरिका के इस गवर्नेंस सिस्टम को क्या कहा जाता है, अनरिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस सिस्टम, यानी कि अनुत्तरदायी शासन प्रणाली पर आधारित कौन से गवर्नेंस सिस्टम है, वो है आपका कौन सा गाइस, प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब यूपीएससी वालों से एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही का, प्रश्न क्या था कि पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली में और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इन दोनों प्रणालियों में से संकट काल, इमरजेंसी के समय यदि कोई दूसरा देश हम पे आक्रमण कर दे, तब ऐसे में कौन सी शासन प्रणाली ज्यादा स्ट्रोंग है? बात समझ में आ गई? हमारे देश पे यदि कोई अटैक करने वाला हो, तब हमारे देश में अगर कौन सी शासन प्रणाली ऐसी होगी जो बेस्ट होगी, तो वो होगी आपकी प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम में क्या होता है कि जो कानून बनाने की पावर होती है वो बड़ी प्रोसेस होती है। दूसरी बात, राष्ट्रपति रिस्पॉन्सिबल है किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, मंत्री परिषद के। मंत्री परिषद किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, लोकसभा के। यानी कि यहां पर कानून जो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आती है कि इंडिविजुअल डिसीजन जल्दी नहीं लिए जा सकते हैं, जबकि ऐसे में क्या यहां पर स्टेबिलिटी है, ये अपने लेवल से डिसीजन ले लेंगे, ये अपने लेवल से डिसीजन ले लेंगे। समझ में आया यहां से? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब हम किस पे बात करने वाले हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम क्या होता है। ठीक, चलिए, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा ना आपको ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम पे। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम पे। द फर्स्ट पॉइंट, अगर पहला लाइक दैट इज क्वेश्चन पूछा जाए कि संसदीय शासन प्रणाली का जो जनक है किसको माना जाता है गाइस, वो माना जाता है ब्रिटेन को या ब्रिटिश को। किसको माना जाता है, ब्रिटिश को माना जाता है। और ये कहां कहां फॉलो हो रही है ये वाली शासन प्रणाली, इंडिया, कनाडा, जापान, इसमें भी ये फॉलो होती है और ब्रिटिश में तो है। ठीक है, चलिए अब यहां से हम बात करेंगे कि देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली। पहला प्रश्न, भारत में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है वो हमने कहां से ली है, तो हमने क्या किया गाइस, संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है ये हमने ली है ब्रिटेन से, यानी कि ब्रिटिश से, क्योंकि हु इज द फादर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम, ब्रिटेन। ठीक, और इन कंट्री में भी ये फॉलो होता है। सर इसमें होता है क्या, वो देख लेते हैं। बेस्ड ऑन कोलिशन ऑफ पावर, शक्ति संलयन के सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी कि वो थी सेपरेशन ऑफ पावर, वहां पे शक्ति बटी हुई थी और यहां पे क्या है, पावर मिली हुई है, कॉलिशन ऑफ पावर, राइट। यानी कि द बेस्ड ऑन कॉलिशन ऑफ पावर, दैट इज द मीनिंग रिटन। चलिए अब देखते हैं कि इसमें होता है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे में यहां पे आप क्या काम करेंगे, यहां से लिखेंगे, स्पेस कम है इसीलिए मैं इसको यहां से डिस्क्राइब करा रहा हूं। ठीक है, चलिए फाइन।
देखिए गाइज, अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं अच्छे से, तो आप कोशिश करें कम टाइम में, जब भी टाइम मिले, सारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, और जो भी आपके का फीडबैक है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करेंगे हम किस पे, इस पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम में एक्चुअल होता क्या है। चलिए एक काम कर लेते हैं, मैं डायरेक्टली समझा रहा हूं आपको यहां से कि पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम, जीएस का मतलब है शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। जब आप संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं, संसदीय शासन प्रणाली, तो अभी आपने क्या सीखा सर, इसका जनक कौन है, ब्रिटेन है, और इंडिया में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया, संसदीय शासन प्रणाली को, और ये किस पर आधारित होती है, शक्ति संलयन के सिद्धांत पर आधारित होती है। चलिए अब इसमें देखते हैं, उदाहरण के तौर पे हम किसके रेफरेंस में बात करें, इंडिया के रेफरेंस में। तो जो इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है, इंडिया में जो शासन प्रणाली एक्चुअली होता कैसा है, एक होती है गाइस लेजिस्लेटिव, यानी कि विधायिका, एक होती है गाइस एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका, और एक होती है गाइस जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। तो अब हम कहां पे देख रहे हैं, जिन देशों में पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम है, वहां पे किस तरह से ये फॉलो होता है। तो पहली चीज, विधायिका एक्चुअली क्या है। अगर देखिए केंद्र के रेफरेंस में बात चल रही है, तो बच्चे विधायिका हम किसको कहते हैं, पार्लियामेंट को। यहां पे किसको कहा जाता है, पार्लियामेंट, यानी कि संसद को। संसद के जो सदस्य होते हैं उनको कहा जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है एक्चुअली, अब कार्यपालिका समझ लीजिए, कार्यपालिका होती है दो तरह की, एक होती है आपका जनरल समझ लो ऐसे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद। किसके रेफरेंस में बात कर रहा हूं मैं यहां से, मंत्री परिषद के। अब ये देख लो बच्चे, मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं एक्चुअली में ये राज्यसभा प्लस लोकसभा, या फिर ऐसे समझ लीजिए संसद के सदस्य होते हैं, या फिर ऐसे समझ लेंगे आप एमपी ही होते हैं। तो आपने क्या देखा यहां पर, आपने ये देखा गाइस कि जो विधायिका है, तो विधायिका के ही सदस्य किसके अंदर हैं, आपका कार्यपालिका में। भाई कार्यपालिका के अंदर अलग से सदस्य चुने नहीं जाते हैं, कार्यपालिका के अंदर जो सदस्य होते हैं वो पार्लियामेंट के ही होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है, और वहां पे पावर क्या थी, बटी हुई थी। ये बात समझ में आ गई यहां से। तो याद रखेंगे, अभी हाल ही में एक प्रश्न ये था, संसदीय शासन प्रणाली में किनके बीच शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत फॉलो होता है। तो जो यहां तो जो फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, यहां पे हो रहा है शक्ति संलयन वाला सिद्धांत फॉलो हो रहा है, जबकि इनके बीच में कार्यपालिका और जुडिशरी और विधायिका और जुडिशरी, अगर हम इनके बारे में बात करेंगे तो इनके बीच में होता है पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का, क्योंकि न्यायपालिका का कोई भी संबंध नहीं होता है किससे, कार्यपालिका और विधायिका से। तो बच्चों ये भी प्रश्न पूछा गया था कि संसदीय शासन प्रणाली में किन के बीच में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फॉलो होता है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में, और विधायिका और, ऐसा समझ लीजिए। क्या ये बात क्लियर हो गई सर, ये ऐसा कैसे समझ में आया, आपने ये सीख लिया सर विधायिका के सदस्य किसके अंदर होते हैं, कार्यपालिका के। तो ये एक दूसरे के प्रति कैसे हैं, ये उत्तरदायी हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली को
रेस्पॉन्सिबल शासन प्रणाली, गवर्नेंस सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि उत्तरदायी शासन प्रणाली। जबकि आपने देखा था वो कैसी थी, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली थी। कौन सी? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। यहां तक समझ में आ गया सभी को। चलिए दूसरी चीज समझ लेंगे बच्चे। अब आते हैं, आप कार्यपालिका को समझ लीजिए। कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद को समझ लीजिए। तो यहां पर एक पॉइंट है, आर्टिकल 85 ए का मतलब है अनुच्छेद। अनुच्छेद 85 के तहत आर सर्किल का मतलब है राष्ट्रपति। जब भी मैं इस टाइप से लिखूंगा आर को सर्कल में, तो उसका मीनिंग ऑलवेज क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंट। यानी कि आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? पीएम की सलाह पर, किसकी? पीएम की सलाह पर एलएस का मतलब लोकसभा, एलएस का मीनिंग्स लोकसभा को भंग, भंग का मतलब समाप्त। यानी कि आर्टिकल 85 के तहत क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट पीएम की सलाह पे लोकसभा को समाप्त कर सकता है, और हमारी जो कार्यपालिका ये समय से पहले ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और जो विधायिका का एक पार्ट होगा वो कौन सा? लोकसभा, वो भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी कि हम क्या लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 इयर्स का, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो पीएम के कहने पर समय से पहले समाप्त कर सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे गाइस कि संसदीय शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? अनिश्चित कार्यपालिका शासन प्रणाली। अनिश्चित शासन प्रणाली। समझ में आया? अनिश्चित शासन प्रणाली क्यों करें? अनिश्चित कार्यपालिका शासन प्रणाली, यहां पे कार्यपालिका लिख लेना। ठीक, अनिश्चित शासन प्रणाली की इसमें हम क्या करते हैं कि पार्लियामेंट का जो एक सदन होता है लोकसभा, उसको समय से पहले भंग कर सकते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। देखिए जो बच्चे अभी स्टार्टिंग से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी पहले से सिर्फ आर्टिकल पढ़े हैं या मूल अधिकार वगैरह, देखिए वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सही नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसीलिए आपको इसी पैटर्न के हिसाब से संविधान को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या सीखा यहाँ से कि सर संसदीय शासन प्रणाली के अंदर क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? उत्तरदायी शासन प्रणाली। लेकिन यहां पर क्या होता है सर, जो शासन प्रणाली है फिक्स नहीं है। राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है? लोकसभा को समय से पहले समाप्त कर सकता है। उसके बाद में चलिए और देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है। सब बातें किसके बारे में चलिए? संसदीय शासन प्रणाली के रेफरेंस में मैं बात करूं यहां से डी यूरे हेड और डी फैक्टो हेड। यानी कि नाममात्र का प्रधान या हेड। तो नाममात्र का प्रधान कौन होता है गाइस? आर सर्किल का मतलब क्या है? ये प्रेसिडेंट। तो देखिए जैसे अभी आपने सीखा ना यहाँ पे कि हम बात कर रहे थे कि डी यूरे हेड, नाममात्र का प्रधान कौन होता है? प्रेसिडेंट। उसी प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली में गाइस क्या होता है कि जो डी फैक्टो हेड होता है ना, वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान, तो गाइस वो होता है प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। जबकि आपने सीखा था कि अगर प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम है, संसद अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो वहां पे कि डी यूरे हेड और डी फैक्टो हेड दोनों कौन होता है? प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया यहां से? चलिए आगे देखते हैं। और आपने एक चीज और याद रखिएगा इसकी, यदि अगर इमरजेंसी के टाइम पे कौन सी संसदीय शासन प्रणाली बेस्ट होगी? संसदीय शासन प्रणाली बेस्ट होगी या फिर प्रेसिडेंशियल? तो कौन सी सही होगी गाइस? प्रेसिडेंशियल बेटर होगी। चलिए तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम, तो अब हमने ये सीखा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही गाइस। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।